नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह और मैं हूं आपके साथ रिया डंबाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हम जानकारी के साथ। लखनऊ से बड़ी जानकारी सामने आ रही। उपचुनाव में भाजपा के साथ संघ भी संभालेगा मोर्चा। सरकार और संगठन के बीच समन्वय पर जोर, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही। उपचुनाव को लेकर सरकार संगठन पर बयानबाजी रोकने की संघ की सलाह। मतभेद और मनभेद को आपस में सुलझाने की नसीहत। बूथ प्रबंधन और जनता से संवाद पर भी जोर देगी भाजपा। निगम बोर्ड में पुराने कार्यकर्ताओं को दी जाएगी तरजीह। सालों से काम कर रहे कार्यकर्ताओं को मिलेगी प्राथमिकता, वहीं दूसरे दलों से आए नेताओं को बाद में किया जाएगा समायोजित। तो अहम जानकारी लखनऊ से सरकार संगठन और संघ की समन्वय बैठक में यह फैसला लिया गया है। सीएम योगी संघ के सह कार्यवाह अरुण कुमार की यह बैठक हुई जिसमें यह अहम फैसला लिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी उपचुनाव को लेकर दूसरे दलों से आए नेताओं को बाद में समायोजित किया जाएगा और सालों से काम कर रहे कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी। तो यह अहम जानकारी सामने आ रही है और बूथ प्रबंधन और जनता से संवाद पर बीजेपी जोर देगी। साथ ही साथ बात करें तो मतभेद और मनभेद को आपस में सुलझाने की नसीहत दी गई है इस बैठक के दौरान। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दे। उपचुनाव में बीजेपी के साथ अब संघ भी मोर्चा संभालने जा रही है। सरकार और संगठन के बीच समन्वय पर जोर दिया जाएगा। सरकार संगठन पर बयानबाजी रोकने की इस दौरान संघ ने सलाह दी है। मतभेद और मनभेद को आपस में सुलझाने की नसीहत दी गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रियम पाठक ब्यूरो चीफ लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए। प्रियम, जिस तरीके से देखें ये बैठक हुई है, इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है उपचुनाव को लेकर। क्या कुछ बातचीत हुई है इस दौरान? बिल्कुल जूही, देखिए जिस तरीके से लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम आए और उसमें बीजेपी का एक बड़ा जो जनाधार था वो कम हुआ। अब ऐसे में जब बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो बीजेपी की प्रतिष्ठा का सवाल है और ये साफ तौर पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से विपक्ष के हौसले बेहतर हुए हैं, उनको जिस तरीके से नतीजे रहे उससे उनकी कहीं ना कहीं उम्मीदें बढ़ी हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं साफ तौर पर इसकी जो चिंता है वो बीजेपी को सबसे अधिक है और इसीलिए लगातार इस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं कि जो बाई इलेक्शन है उसमें परिणाम को बेहतर लाया जा सके, ताकि जो एक कहीं ना कहीं नकारात्मक माहौल जो है वो बना है कार्यकर्ताओं के बीच में, इनका मनोबल कमजोर हुआ है तो उसको वापस से बेहतर किया जा सके, ताकि आने वाले समय में जो अन्य चुनाव होंगे, चाहे वो विधानसभा का हो या फिर आगे के दूसरे चुनाव हो, उनमें बेहतर परफॉर्मेंस किया जा सके। और साफ तौर पर 2024 लोकसभा का जो चुनाव रहा है उसमें हार की एक बड़ी वजह ये थी कि आपसी समन्वय जो था वो बेहतर नहीं हो पाया। संघ की कहीं ना कहीं थोड़ी सी नाराजगी जो थी वो साफ तौर पर देखने को मिली थी और उसका नतीजा रहा कि आप देखें बड़ी एक हार का सामना जो है उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी को करना पड़ा। अब कैसे उन दूरियों को कम किया जाए, इसको लेकर कल देर शाम सीएम आवास पर एक बड़ी बैठक करी गई। दूरियों को कैसे कम किया जा सके इसको देखते हुए बैठकों का दौर लगातार जारी है। संघ और संगठन के बीच बैठकें भी हो रही है, लेकिन सवाल यही कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और तमाम जो अन्य विपक्षी दल है उनसे कैसे निपटा जाएगा। संघ और संगठन के बीच जो एक दूरियां आ गई थी उनको पाटने के लिए, उनको कम करने के लिए अब किस तरह से आगे रणनीति बनाने की तैयारी? देखिए इन सभी चीज़ों को देखा गया, इस पर पूरा मंथन किया गया और साफ तौर पर जो मुख्य वजह थी वो थी कि संघ की नाराजगी रही थी। संघ के जो प्रचारक रहे, संघ के जो कार्यकर्ता रहे, वो कहीं ना कहीं उस तरीके से बीजेपी के लिए एक्टिव नहीं थे, जिस वजह से जो है विपक्ष को उसका साफ तौर पर फायदा हुआ और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस इंडी गठबंधन के तहत एक साथ में आए तो कहीं ना कहीं जो उनका जो वोट बंटवारा होता था वो ना होकर वो एक साथ वोट पड़ा और उसका साफ तौर पर उनको बेहतर परिणाम जो है वो देखने को मिला। अब उसकी काट कैसे निकली जाए इसको लेकर ये मंथन किया गया, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो शीर्ष नेता हैं जिनके अगर आपसी कोई मतभेद भी है तो उसको तुरंत आपस में बात करके दूर कर लिया जाए, उनको मनभेद में जो है वो ना परिवर्तित होने दिया जाए। इसके अलावा जो बूथ प्रबंधन है उस पर बेहतर तरीके से कैसे तैयारियां की जाएंगी। अब कल इस बैठक में ये भी फैसला लिया गया है कि संघ संगठन जो है वो मिलकर कार्य करेगा और संघ के जो प्रचारक हैं, संघ के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार जो है अब जो है चुनाव की जिम्मेदारी को संभालेंगे और लगातार वो भी जो प्रत्याशी होंगे ये माने कि आगामी चुनाव को देखते हुए बीजेपी यहाँ पर किसी भी तरह के रिस्क उठाने के मूड में नजर नहीं आ रही है।
देखिए बिल्कुल रिया, ये साफ तौर पर क्योंकि 10 सीटों का उपचुनाव नहीं है बल्कि ये पूरी की पूरी बीजेपी की प्रतिष्ठा का सवाल है। जिस तरीके से 2024 के चुनाव में उसका जनाधार खोया था, विपक्ष ने एक नैरेटिव सेट किया कि कहीं ना कहीं अब बीजेपी का समय जो है वो जा रहा है और वापस से जो है वो अन्य दलों का जो समय है वो आ रहा है। तो ऐसे में उसका काट करने का ये सबसे बेहतर मौका है बीजेपी के पास में। अगर यहाँ उपचुनाव में बीजेपी फेल होती तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं एक बड़ा डेंट के तौर पर कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में भी बीजेपी के लिए रहेगा। इसलिए इन बाई इलेक्शन में बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए एड़ी चोटी का जोर लगाकर संघ को साथ में लेकर सरकार के स्तर पर किस तरीके से कार्य किए जाने उसको लेकर हर एक पहलू को ध्यान में रखते हुए रणनीति तैयार की जा रही है, बैठकें की जा रही हैं और कहीं ना कहीं तैयारियों को ऐसा रूप दिया जा रहा है ताकि जीत को ज्यादा से ज्यादा हद तक जो है वो सुनिश्चित किया जा सके और परिणाम जो है वो बीजेपी के पक्ष में आए। बिल्कुल प्रेम, जिस तरीके से हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को बड़ा झटका लगा था और कहीं ना कहीं संगठन संघ के जो बीच की मनमुटाव है इसको लेकर तरह तरह की बयानबाजी भी सामने आए और बीजेपी कहीं ना कहीं इसको लेकर देखे तो उनके अंदर एक जो अंदर से दुख जो होता है चुनाव में जिस तरीके से परिणाम आए उसको लेकर वो देखी गई और शायद यही वजह है कि अब जो है किसी भी तरह से कोई भी जो रिस्क है वो बीजेपी नहीं लेना चाहती है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम तमाम जानकारी के लिए। तो यह अहम जानकारी उपचुनाव को लेकर बयानबाजी रोकने की संघ की सलाह है और ये बैठक उपचुनाव को लेकर हुई है और काफी अहम माना जा रहा है। साथ ही साथ जो है सरकार संगठन के बीच समन्वय पर इस दौरान जोर दिया गया और बयानबाजी रोकने की संघ की सलाह भी दी गई है इस दौरान। अब बात यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा की कर लेते हैं। कल से यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा शुरू होने जा रही है। 23, 24, 25, 30 और 31 को परीक्षा का आयोजन होगा। पूरे प्रदेश में 2 पालियों में यह परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। परीक्षा की तैयारी को लेकर सीएम आवास पर बैठक भी हुई जिसमें डीजीपी, एडीजी और भर्ती बोर्ड अध्यक्ष शामिल हुए। इसमें डीजीपी प्रशांत कुमार, अमिताभ यश और राजीव कृष्णा की ये बैठक हुई। इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बैठक की अध्यक्षता की। परीक्षा की तैयारियों के बारे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा की। उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती परीक्षा अब आयोजित होने जा रही है। 23, 24, 25, 30 और 31 को इस परीक्षा का आयोजन होगा। 2 पालियों में प्रदेश भर में यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा अब आयोजित होने वाली है। 23, 24, 25, 30 और 31 को परीक्षा का आयोजन होगा। प्रदेश भर में 2 पालियों में यह परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। पिछली बार हमने देखा था किस तरह से परीक्षा के दौरान पेपर लीक हो गया था, धांधली की बात सामने आई थी जिसके बाद ये परीक्षा को निरस्त करना पड़ा था, परीक्षा रद्द हो गई थी। अब इस परीक्षा का फिर से आयोजन कराया जा रहा है। परीक्षा की तैयारी को लेकर सीएम आवास में बैठक भी हुई। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ का। मोहम्मद आसिफ, यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है 23, 24, 25, 30 और 31 को। पिछली बार जैसी गलतियां और भूल चूक वापस दोहराई ना जा सके, अब की बार किस तरह से इंतजाम? रिया, जिस तरह से पिछली पुलिस भर्ती परीक्षा निरस्त हो गई थी पेपर लीक के चलते, तो कहीं न कहीं योगी सरकार के लिए दोबारा होने वाली पुलिस भर्ती परीक्षा चुनौती भी है और बड़ी एक जिम्मेदारी है। और इसी को निभाने के लिए यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार बैठक कर रहे हैं और एक्टिव भी नजर आ रहे हैं। अगर बात करें यूपी सीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक के बारे में, तो इस बैठक में डीजीपी प्रशांत कुमार, एडीजी अमिताभ यश और भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष राजीव कृष्णा शामिल रहे और सभी से एक फीडबैक लिया गया कि क्या तैयारियां हैं। और साथ ही साथ यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को डीजीपी ने बताया कि परीक्षा केंद्र के अगल बगल सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे और साथ ही साथ ड्रोन कैमरों से परीक्षा की निगरानी की जाएगी और साथ ही जो साइबर कैफे है परीक्षा केंद्र के अगल बगल उनको बंद किया जाएगा क्योंकि कहीं न कहीं साइबर अटैक भी हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ परीक्षार्थियों की संख्या भी काफी ज्यादा है। करीब 48 लाख अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में आवेदन किया है और जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के अभ्यर्थी शामिल है। इसमें राजस्थान, महाराष्ट्र,
बिहार और सबसे ज्यादा संख्या बिहार के अभ्यर्थियों की है। वहीं इन सब के बीच जिस तरह से 20,000 बिल्कुल, यानी पिछली बार की तरह परीक्षा में धांधली ना हो सके, इसको देखते हुए अब की बार पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था और बिल्कुल नई गाइडलाइंस जारी करते हुए नए इंतजाम यहां पर किए गए हैं। मोहम्मद आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और बात करते अगली खबर की, रायबरेली और अमेठी में राहुल जानेंगे योजनाओं का सच, केंद्रीय योजनाओं में खामियां खंगालने का मिलेगा मौका। अमेठी रायबरेली में होने वाली है दिशा की बैठक, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने विशेष आमंत्री नामित किया। बैठक में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लेंगे हिस्सा। अक्टूबर महीने में हो सकती है दिशा की ये बैठक, तो ये अहम जानकारी सामने आ रही है। अमेठी रायबरेली में होने वाली है दिशा की बैठक, अक्टूबर महीने में ये बैठक हो सकती है जिसमें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी हिस्सा ले सकते हैं। वहीं ग्रामीण विकास मंत्रालय ने विशेष आमंत्री नामित किया है और अमेठी रायबरेली में होने वाली दिशा की बैठक में राहुल गांधी शामिल हो सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं। वहीं केंद्रीय योजनाओं में खामियां खंगालने का मौका मिलेगा, तो यह अहम जानकारी सामने आ रही। रायबरेली और अमेठी में राहुल योजनाओं का सच जानेंगे। केंद्रीय योजनाओं में खामियां खंगालने का मौका मिलेगा और अमेठी रायबरेली में होने वाली है दिशा की बैठक, इसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी शामिल होंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रायबरेली से राजू तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। राजू, जिस तरीके से हम देखें, रायबरेली कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, अमेठी कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, और ऐसे में अब जो है जिस तरीके से बात करें तो दिशा की बैठक का आयोजन किया जाना है। ऐसे में कांग्रेस सांसद कांग्रेस नेता जो है राहुल गांधी वहां पहुंचेंगे, बातचीत करेंगे, और किस तरह की रणनीतियां आगे बनाई जा सकती है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि दिशा की बैठक अक्टूबर में होना ऐसा सूत्रों का कहना है, लेकिन आपको बता दें कि दिशा की बैठक में साफ तौर से कहीं ना कहीं ये मुद्दा होता है कि जिले की रफ्तार को आगे बढ़ाया जाए और उसमें किस किस कार्य योजनाओं को बढ़ाना है ये भी किया जाए, और जो सरकारी योजनाएं उसमें क्या खामियां हैं, उसमें किस तरह से सुधार लाया जा सकता है, इन मामलों को लेकर चर्चा की जाएगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि सांसद राहुल गांधी किस तरह से इस बैठक में भाग लेते हैं और किस तरह से विकास को रफ्तार देते हैं, क्योंकि जो नेता विपक्ष है उनके साफ तौर पे संसद में तेवर देखने को मिल रहा है कि लगातार प्रतिपक्ष नेता होने के नाते सत्ता पक्ष को हमेशा घेरे में लिए रहते हैं और कहीं ना कहीं विकास की बात करते हैं, और जो भी विकास की बातें होती है उन मुद्दों पर लगातार उनकी स्पीच होती है। तो अब देखने वाली बात होगी कि रायबरेली से वो जीत कर सदन पहुंचे हैं और रायबरेली के विकास को किस तरह से रफ्तार देने का काम करेंगे और किस तरह से सरकारी योजनाओं पर उनका शिकंजा होगा और किस तरह से वो अधिकारियों को। और राजू, रायबरेली से तो सांसद हैं ही राहुल गांधी, इससे पहले अमेठी से सांसद रहे, तो दोनों ही जगहों से उनका रिश्ता है। रायबरेली में जिस तरह से दिशा की बैठक होगी उसके सभापति होंगे राहुल गांधी, लेकिन अमेठी में जब बैठक होगी तो उसके लिए उन्हें विशेष आमंत्री बनाया गया है। ऐसे में किस तरह से केंद्र योजनाओं की सच्चाई जानने की कोशिश? जी देखिए, बता दूं कि अमेठी से इससे पहले वो सांसद रहे हैं और कहा जाता है कि कांग्रेस का अमेठी और रायबरेली दोनों गढ़ है, यहाँ से इनका पारंपरिक नाता है और यहाँ से इनके पूर्वज हमेशा ही सांसद रह चुके हैं। क्योंकि अब रायबरेली से तो सांसद होने के नाते दिशा की बैठक में भाग लेंगे ही, अध्यक्षता करेंगे, लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो अमेठी में भी इनको आयोजन में बुलाया गया है और ये किस तरह से विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाएंगे, यानी कहा जा सकता है कि जो सरकारी योजनाएं उसमें जो खामियां उसको दूर करते हुए अमेठी और रायबरेली के विकास को और रफ्तार देते हुए लगातार जो भी लोगों की समस्या की गति को और बढ़ाने के लिए ये दिशा की बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। राजू, आप बने रहिएगा हमारे साथ। अमेठी से संजय यादव भी जुड़ गए हैं। संजय, क्योंकि राहुल गांधी खैर रायबरेली से तो सांसद हैं ही, वहां दिशा की बैठक की अध्यक्षता करेंगे ही, लेकिन अमेठी से भी उनका ताल्लुक रहा है, इससे पहले अमेठी के भी वो सांसद रहे हैं। ऐसे में अमेठी में जब दिशा की बैठक अक्टूबर महीने में होगी तो वहां पर भी उनको विशेष आमंत्री बनाया गया है। और कहीं न कहीं देखा जाए रिया जी, तो राहुल गांधी जो है वो इस समय रायबरेली के सांसद है और अमेठी से वो पूर्व सांसद रह चुके हैं। ऐसे में जब विकास मंत्रालय ने उनको विशेष आमंत्री बनाया है तो इससे जो यहाँ की जो केंद्र की योजनाएं हैं उसकी हकीकत जानेंगे, उसकी हकीकत को परखेंगे। कहीं न कहीं इससे अमेठी की जो विकास की गति है उसको और गति मिलेगी और दिशा मिलेगी। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि जो यहाँ भी है अमेठी में भी जो है वो कहीं न कहीं राहुल गांधी का जो
गढ़ कहा जाता है, कांग्रेस का भी गढ़ कहा जाता है। तो ऐसे में यहाँ की जो विकास की योजनाएं हैं उसको राहुल गांधी अमेठी में भी परखेंगे। रिया जी बिल्कुल संजय, अगर हम बात करें जिस तरीके से विकास की गति को धार देने के लिए जो है ये खास तौर पर किया गया है, और अगर हम बात करें अब सब कुछ हम बात करें, कांग्रेस की दोनों सीटों पर पकड़ है, लेकिन अगर किसी तरह की केंद्रीय योजनाओं में खामियां मिलती है उसको लेकर किस तरह की पहल की जाएगी कांग्रेस की ओर से? और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो केंद्र की योजनाएं हैं वो लगातार जिले में संचालित हो रही है। ऐसे में जब दिशा की बैठक अक्टूबर माह में होने की संभावना जताई जा रही है, तो ऐसे में जब यहाँ जो केंद्र की योजनाएं हैं उसमें अगर खामियां मिलती है तो कहीं ना कहीं संबंधित विभाग के खिलाफ जो है वो एक्शन भी लेंगे राहुल गांधी। क्योंकि राहुल गांधी के साथ साथ यहाँ जो कांग्रेस की गढ़ है वहां से केएल शर्मा यहाँ से सांसद भी है। तो ऐसे में जो केंद्र की योजनाएं हैं उसकी हकीकत जानेंगे और कहीं ना कहीं उसकी जो कमियां हैं उस कमियों को दूर करके जो अमेठी की एक नई पहल है उसे जारी करेंगे। जी बिल्कुल, यानी किस तरह से आखिर विकास योजनाओं को आगे बढ़ाया जाता है उस पर सभी की निगाहें। राजू और संजय, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अमेठी और रायबरेली में जो है दिशा की बैठक होगी अक्टूबर के महीने में, जहां केंद्रीय योजनाओं का असर जानेंगे। वहीं 5251वें श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव का शुभारंभ 25 अगस्त को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जाएगा। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ब्रजवासियों को बरसाना रोपवे और यमुना क्रूज सहित 137 परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। अगले दिन जन्माष्टमी पर जन्म स्थान पर दर्शन कर यहां से अयोध्या के लिए रवाना हो जाएंगे। इस बार 5251वें श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव को भव्यता के साथ मनाया जा रहा है। इस 3 दिवसीय महामहोत्सव का शुभारंभ करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 25 अगस्त की शाम मथुरा पहुंचेंगे। तो मथुरा से खबर, जहां श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी वहां मौजूद रहेंगे। 137 परियोजनाओं की ब्रजवासियों को सौगात भी देंगे। तो 25 अगस्त की शाम मथुरा पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी जन्म महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मोहम्मद फारूक का। मोहम्मद फारूक, 25 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, सीएम योगी आदित्यनाथ की भी मौजूदगी रहेगी। क्या कुछ जानकारी, किन किन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास? जी बिल्कुल जी, आपको बताते हैं कि 25 तारीख को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर, वैसे तो वो प्रत्येक वर्ष आते हैं, इस वर्ष भी उनका 2 दिन का कार्यक्रम जो है प्रस्तावित है और ब्रज तीर्थ विकास परिषद की ओर से तमाम सजावट की जा रही है। और 5 जन में एक कक्ष बनाया गया है जिसका उद्घाटन भी योगी आदित्यनाथ करेंगे। और बरसाना में जो रोप वे बना है उस रोप वे का भी उद्घाटन योगी आदित्यनाथ करेंगे। कोसी नंदगांव बरसाना गोवर्धन यमुना एक्सप्रेस वे तक 4 लेन सड़क का भी उद्घाटन जो है योगी आदित्यनाथ करेंगे। और तमाम बड़ी परियोजनाएं जो मथुरा में चल रही हैं उन सब का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फारूक, जिस तरीके से हम देखें श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और ऐसे में वहां मथुरा की बात करें तो एक अलग ही नजारा देखने को मिलता है, और खासकर जब मुख्यमंत्री खुद वहां दौरे पर हो तो इस दौरान बहुत ही भव्य जो एक कह सकते हैं स्वरूप पूरे मथुरा नगरी का देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें तैयारियों की, किस तरह की तैयारियां देखी जा रही है? जी बिल्कुल, जूही मथुरा में 3-4 दिन पहले ही हर चौराहे को सजाना शुरू कर देते हैं। जगह जगह दीवारों पर पेंटिंग होती है, श्री कृष्ण और राधा जी की छवि बनाई जाती हैं। उनकी लीलाओं के जो मंचन उन्होंने लीला की थी उन लीलाओं की दीवारों पर छवि बनाई जाती है। और तमाम श्री कृष्ण जन्म स्थान को भव्य तरीके से सजाया जाता है। तमाम जो मथुरा में मंदिर हैं, ठाकुर बांके बिहारी जी का मंदिर है, उसको भव्य तरीके से सजाया जाता है। और पुलिस जो है पूरी तरीके से मुस्तैद रहती है। तमाम अतिरिक्त फोर्स भी मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर, क्योंकि लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और आज जन्मे के जन्म पर साक्षी बनते हैं,
इस बार 2 दिवसीय कार्यक्रम हो रहा है, यानी 26 तारीख को जन्माष्टमी मथुरा में मनाई जाएगी और 27 तारीख को ठाकुर बांके बिहारी जी मंदिर में जन्माष्टमी का कार्यक्रम होगा, जिसमें बिल्कुल, यानी जन्माष्टमी का मौका और मथुरा की अनोखी छटा देखने के लिए देश भर के लोग बरकरार हैं। मोहम्मद फारूक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।